Good morning to all of you and welcome to all of you OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई सबकी बहुत बेहतर चल रही होगी और इस बेहतर पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए जुड़ते हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन के साथ। अब हमारे एग्जाम में करंट अफेयर्स क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? आप लोग सभी देखते होंगे कि अभी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं सभी एग्जामिनेशन में आपके करंट से क्वेश्चंस जरूर पूछता है और इसमें यूपीएससी स्टेट पीसीएस में अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस जो हैं आपके करंट सेक्शन से आते हैं। तो इस 40 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एवरी डे 40 मिनट्स करंट वाले सेक्शन में देना होगा। ओके अगर आप एवरी डे 40 मिनट्स दे ले जाते हैं तो आप 40 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में 38 से 40 क्वेश्चंस लगभग इसमें रहती ही है। और अगर आप 40 क्वेश्चंस कर ले जाते हैं तो आपकी प्रीलिम्स डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगी, प्रीलिम्स नहीं रुकेगी। ओके तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ और देखते हैं कौन कौन से मुद्दे हैं हमारे पास, कौन कौन से इश्यूज हैं हमारे पास। और इस इश्यूज को कंप्लीट करने के बाद हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमें एक जानकारी मिल जाती है कि अच्छा ये इश्यूज है तो इससे किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे एक आपको आइडिया जो है वो बन जाता है। और ये एमसीक्यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरीज तो आप लोग काफ़ी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम लोग एमसीक्यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, एक आइडिया आता है कि अच्छा कहाँ पे हमसे नहीं बन पा रहा है, क्वेश्चन किस तरीके से बनाया गया, या हम लोगों ने पढ़ने के दौरान कौन से ऐसे स्टेटमेंट है या कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसको हम लोगों ने स्किप कर दिया है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती है, जब हम लोग एमसीक्यूज भी करते हैं। तो हम लोग लास्ट में एमसीक्यूज भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के कौन कौन से इश्यूज हैं, मुद्दे हैं हमारे पास। ओके चलिए। तो सबसे पहला मुद्दा है, मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? मनोज सोनी। ओके क्या बनाया गया है? ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब यहाँ पे सवाल बन सकता है दो तीन तरीके से कि मनोज सोनी जो हैं वर्तमान में निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। दूसरा सवाल बन सकता है कि मनोज सोनी एक तो हो गया कि किसके अध्यक्ष है, दूसरा सवाल कि यूपीएससी के वर्तमान के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। ओके तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मनोज सोनी। दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं दोनों ही जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है दोनों को लाइन कर रही हूँ। मनोज सोनी, सेकंड है यूपीएससी, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपके बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमको ध्यान ये देना है कि चलिए ये तो हो गया कि मनोज सोनी और ये यूपीएससी। अब थोड़ा सा हम लोग यूपीएससी के बारे में देख लेते हैं। लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग यानी क्या हो गया ये, यूपीएससी। ओके सबसे पहले क्या हुआ था कि ली आयोग के द्वारा, ली आयोग, ओके इसके द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ली आयोग, इन्हीं की संस्था के क्या हुआ था, लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। कब? 1926 ईस्वी में। ओके 1926 ईस्वी में ली आयोग द्वारा। फिर संघ लोक सेवा आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा क्या हुआ था, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यह भारतीय संविधान के किस में आता है। जो यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक है ना, 315 से 323 के बीच में जो भी प्रावधान दिए गए हैं किससे संबंधित है, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूपीएससी जो है संघ लोक सेवा आयोग जो है वो किस भाग में भी है। तो भाग इसका याद रखिएगा, यह भाग 14, ओके भाग 14 के आर्टिकल अनुच्छेद 315 से लेकर 23 के बीच में कौन किसके बारे में दिया गया है, यूपीएससी के बारे में दिया गया है। और यह किस प्रकार का निकाय है, यह एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा। ओके संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति
नियुक्ति क्या है, ये नियुक्ति किसकी, अध्यक्ष की, और प्लस अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये जितनी भी क्राइटेरिया हैं यूपीएससी को लेकर के इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ये अगर करंट अफेयर्स के फॉर्म में नहीं पूछ करके कि हाँ इसके अध्यक्ष कौन है, करंट सेक्शन में नहीं पूछ करके इसको पॉलिटी वाले सेक्शन में भी ये पूछ सकता है। तो ये जरूर इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। ओके, चलिए, तो इसके अध्यक्ष के और अन्य सदस्य की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये तो हो गया इसमें। अब इसमें अध्यक्ष और सदस्य की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष और सदस्यों की जो संख्या है वो 9 से 11 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष को मिलाकर के 9 इसमें सदस्य हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इसके साथ आगे कौन सी है। यूपीएससी के जो सदस्य हैं कितने अवधि के लिए है ना, इनका कार्यकाल क्या होता है, कितने अवधि के लिए है ये, 6 साल की अवधि, 6 साल हो या 65 ईयर्स, 65 ईयर्स तक जो भी इसमें से पहले आए तब तक उनका कार्य क्या होता है, उनका कार्यकाल कब तक होता है, 6 ईयर्स या 65 ईयर्स, जो भी पहले आए वो पद धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है वो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति के आदेश से ही वह पद से हटाए भी जा सकते हैं। किसके, तो राष्ट्रपति के आदेश से ही वह पद से हटाए भी जा सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, नियुक्ति और पद से हटाना दोनों का काम कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिएगा। हम लोगों ने देखा था कि मनोज सोनी जो है वर्तमान के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इनसे पूर्व अध्यक्ष कौन थे, पीके जोशी। इनसे पूर्व अध्यक्ष कौन थे, मनोज सोनी से पूर्व अध्यक्ष कौन थे, इनसे पहले कौन थे, पीके जोशी का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, प्रदीप कुमार जोशी, जोशी ये कौन थे, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष। यहां एक और चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी वेतन इनको कैसे दी जाती है। तो वेतन ये संचित निधि, ठीक है, भारत की संचित निधि द्वारा, संचित निधि, भारत की संचित निधि द्वारा इन्हें वेतन दी जाती है। यानी कौन सो कंसोलिडेटेड फंड किस आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल कौन सा है, 266, 266। बस मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, केवल आप लोग को बता दे रही हूँ आकस्मिक निधि जो होती है, ठीक है, कंटिजेंसी फंड जो होता है वो आर्टिकल 267 में आता है, वो इसके साथ आगे वो है। इसलिए मैंने बता दिया कि इसके साथ 2 फैक्ट आपको याद रखने को मिल जाएगा, एक संचित निधि 266 आर्टिकल है एंड आकस्मिक निधि 267 आर्टिकल है, कंटिजेंसी फंड। ओके, अब इनका कौन सा है, भारत की संचित निधि, ये कौन सी है, ये भारत की संचित निधि है। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन इसका तो यही नहीं किया, राज्य सोच ले, भारत की संचित निधि से इनको क्या किया जाता है, वेतन दिया जाता है। क्लियर, चलिए इसके अलावा बस इतना। और अगर कुछ ऐसा लगे, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कल की क्लास में मैंने आप लोग को बताया था सीसीआई है ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो रवनीत कौर को। वो मैं इसलिए यहाँ बता रही हूँ कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब हम लोग नेक्स्ट कोई भी नया अगर हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो उससे क्या करते हैं, प्रीवियस की चीज़ों को हमेशा जोड़ के पढ़ना चाहिए। उससे पिछली की चीज़ों को जो याद रखने का जो है ना, जो एक साथ हमें रटना पड़ता और रटना नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे कुछ कुछ चीज़ों को हम रिकॉल करते चलेंगे तो हमें क्या होगा, एक तो हमें एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा कि नहीं हमें बहुत ज़्यादा रटना है और ये वो नहीं आएगी। एवरीडे अगर हम रिकॉल करते चले तो ये हमारे लिए एग्जामिनेशन के टाइम में बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, हाँ तो इसके साथ क्या है, सीसीआई के अध्यक्ष कौन है, रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। और उनका भी कार्यकाल क्या है, जो 65 वर्ष की आयु है, 5 वर्ष जो भी है, तो जो पहले है उसके हिसाब से उनको भी हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज वहां भी ध्यान रखिएगा। उसका गठन कब किया गया था, 2009 में किया गया था, भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत किया गया था, है ना, 2009 में उसका गठन हुआ था। तो ये चीजें थोड़ा सा जोड़ते हुए कि अच्छा यूपीएससी का अध्यक्ष मनोज सोनी है, तो सीसीआई का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ऐसे करके थोड़ा सा आप लोग तरीके से थोड़ा सा कि चलो इससे याद किया, थोड़ा उसे भी देख लिया तो सुविधा होती है। ठीक है, ये वर्तमान में थोड़ा टफ लगता है कि चलो उसे कौन करे या पिछला, लेकिन नहीं, ये एग्जाम में आपको काफी सहूलियत होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है हमारे पास मुद्दे, नेक्स्ट इश्यूज कौन सा है,
श्री अश्वनी वैष्णव द्वारा संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्री के द्वारा संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है? श्री अश्वनी वैष्णव द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो पहले दो सवाल तो हमारे इस पे ही बन जा रहे हैं। पहले दो सवाल किस पे बन रहे हैं हमारे? पहले दो सवाल हमारे इस पे बन जा रहे हैं। ओके, ये दो पर पहला दो सवाल इन दोनों पे हमारा बन रहा है। अब हमारे साथ यहाँ पर ये है कि श्री जो अश्वनी वैष्णव है, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। इनके पास वर्तमान में 3 मंत्रालय हैं। ओके, इनके पास वर्तमान में 3 मंत्रालय हैं और कौन कौन से हैं? रेलवे इन्हीं के पास है, रेलवे, आईटी एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ओके, कम्युनिकेशन, ये 3 डिपार्टमेंट वर्तमान में क्या है? ये इनके पास है। ओके, ये राज्यसभा के सदस्य हैं। कहाँ से हैं? उड़ीसा से हैं। ये कहाँ किसके सदस्य हैं? ये राज्यसभा के हैं। ओके, कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से। क्लियर? आप में से कुछ स्टूडेंट्स को क्या है, स्क्रीनशॉट लेना होता है। इनफैक्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें तो सही है, लेकिन इससे भी बेहतर होती है कि थोड़ा सा पेन चला लेना। विदाउट पेपर और पेन कभी भी पढ़ाई करने की जब भी आप बैठते हैं तो ये जरूर सोचें कि हमारे पास पेन और पेपर होना चाहिए। इसके बिना अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी जो पढ़ाई जो आप करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप सोच लीजिए कि करीब करीब 40% से लेकर 50% की कमी रहती है बिना पेन और पेपर के। क्योंकि जब भी हम पढ़ाई करते हैं कुछ ना कुछ हमें नया जरूर मिलता है, और जब वो नया मिले तो इसे हमेशा लिख लेना चाहिए। जितना आप रिकॉल बोल के करने की कोशिश करते हैं, अगर उससे ज़्यादा अगर आप पेन चलाएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं, लेकिन इसको कोशिश कीजिए कि स्क्रीनशॉट लेने के बावजूद भी इसको लिखने की, कॉपी में एक नोट्स बनाने की जरूरत जरूर किया करें, है ना। और जब मैं क्लास लेती हूँ, सपोज आज मैंने ये सारी चीजें बताई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूपीएससी का एग्जांपल दिया कि अध्यक्ष ये हैं, इसके साथ साथ मैंने सीसीआई के बारे में बताया। तो आपको ऐसा नहीं कि आपने पहले वो नोट्स को लिखा है तो आज नहीं निकला है, तुरंत साथ के साथ उसको पेंसिल से, जहाँ पे आपने नोट्स किया है वहां पे तुरंत साथ के साथ पेंसिल से सीसीआई के बारे में भी थोड़ा सा 2-3 लाइन लिख दें, तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। आप अगर इसको थोड़ा देखना चाहते हैं वन काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट करके, तो रिसेंटली कोई एग्जाम में आप बैठिए और इसी तरीके से अगर आप तैयारी करें तो आपको ये फायदा आपको वहां दिखाई देगा। ओके, चलिए। हाँ, तो ये हो गया, राज्यसभा के सदस्य हैं उड़ीसा से। अब रेलवे, आईटी एंड कम्युनिकेशन, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये पूर्व प्रशासनिक अधिकारी यानी ये पूर्व आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। ओके, पूर्व आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं, तो खैर इसकी आवश्यकता यहाँ नहीं है लिखने की, ये मैंने ओनली फॉर एक नॉलेज के लिए बता दिया आपको। हाँ, अब इन्होंने क्या किया है, संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया है। संचार साथी पोर्टल एक्चुअली अभी जो आप देख रहे हैं कि भारत सरकार का दृष्टिकोण क्या चल रहा है कि डिजिटल इंडिया करने का, तो इसी डिजिटल इंडिया करने के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने क्या किया, संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया। अब इसके जरिए होगा क्या, इस पोर्टल से क्या होगा, तो इससे क्या है, जाली केवाईसी, जाली केवाईसी, है ना, केवाईसी, 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 जाली केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर, ठीक है, नो योर कस्टमर, जाली केवाईसी हो या मोबाइल फोन से बैंकिंग धोखाधड़ी। आप लोग देखते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, ओपीटी मांग लेना और अकाउंट सारे पैसे चले जाते हैं, काफी धोखाधड़ी चल रही है। या इसके अलावा और भी बहुत तरह की धोखाधड़ी जो चल रही है, इसे रोकने के लिए इस पोर्टल को विकसित किया गया है। संचार साथी पोर्टल क्यों लाया गया है, जाली केवाईसी, मोबाइल फोन से बैंकिंग धोखाधड़ी आदि सहित जो धोखाधड़ी चल रही है उन सभी को रोकने के लिए इसे विकसित किया गया है। तो एक सरकार ने काफी अच्छा एक पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पर हुआ क्या है कि करीब इससे ये फायदा हुआ है कि 40 लाख जो फर्जी कनेक्शंस हैं उसके बारे में पता चला है, ठीक है, 40 लाख फर्जी कनेक्शंस के बारे में पता चला है। अब इन्होंने क्या किया,
जो अजनबी वैष्णव है, इसके साथ ही साथ जो जितने भी यूजर्स हैं, उपयोगकर्ता हैं, उन सभी के सुरक्षा के लिए 3 सेवाओं का उद्घाटन भी किया है। कितनी सेवा का? 3 सेवाओं का उद्घाटन भी किया है यूजर्स के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। तो कौन कौन से हैं? जैसे कोई भी मोबाइल जैसे चोरी हो गई या खो गया, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? मोबाइल को ब्लॉक करने की सुविधा है। चोरी हो जाए या खो जाए तो मोबाइल को ब्लॉक करने की सुविधा है। इसके अलावा अपने नाम पर पंजीकृत मोबाइल कनेक्शन जानने की भी सुविधा है। फर्जी ग्राहकों की पहचान करने की सुविधा है। ठीक है, अगर कोई फर्जी ग्राहक है तो उसकी भी पहचान की जा सकती है। और इसके साथ और क्या किया गया है? जैसे हम लोग मोबाइल जब लेते हैं तो एक होता है IMEI, है ना, IMEI, IMEI, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, है ना, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इसकी भी सत्यता की आप जांच कर सकते हैं। इंटरनेशनल मोबाइल इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी आइडेंटिटी आइडेंटिटी। ओके, आप इसकी भी सत्यता की जांच कर सकते हैं। मोबाइल खरीदने समय मिलती है नंबर, ये भी सही है कि नहीं, या ये भी कोई तरह का फर्जी है, तो इसकी भी सत्यता की आप जांच कर सकते हैं। ठीक है, सरकार की काफी एक अच्छी पहल कौन सा है? साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इश्यूज कौन से हमारे पास? उत्तराखंड श्री अन्न, ये अन्न है, ओके, ये अन्ना नहीं है, ये अन्न है। यहाँ पे बाय मिस्टेक एक वर्ड आ गया है, ये अन्न बाजरा महोत्सव। तो उत्तराखंड से समझ में आ रहा है कि उत्तराखंड में मनाया गया होगा, है ना। अब उत्तराखंड में कहाँ पे इसे सेलिब्रेट किया गया है? तो उत्तराखंड में इसे कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? देहरादून में। ओके, उत्तराखंड के देहरादून में। किनके द्वारा इसका महोत्सव का जो समापन किया गया है, किनके द्वारा किया गया है? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में। कहां पर? देहरादून में। उत्तराखंड श्री अन्न बाजरा महोत्सव का समापन किया गया है। कहां पर? देहरादून। हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछ ले कि अन्न बाजरा, अन्न ब्रैकेट में देखिए बाजरा महोत्सव का समापन कहाँ किया गया है। इसलिए क्योंकि इस साल 2023 में यूएन के द्वारा क्या किया गया है? इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है। यूएन ने क्या किया है इस साल? अंतरराष्ट्रीय जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बाजरा वर्ष के तहत बाजार के महत्व का प्रचार और प्रसार करना किसके द्वारा किया जा रहा है? यूएन ने क्या किया है? यूएन के द्वारा क्या घोषित किया गया है? इंटरनेशनल मिलेट ईयर मिलेट ईयर घोषित किया गया है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इंटरनेशनल मिलेट ईयर कब? 2023 को, 2023 को। इसीलिए बाजरा का ज्यादा काफी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि बाजरा का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हो सकता है ये क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक सेक्शन में पूछते हैं। इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं कहाँ से आते हैं? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके करंट से जोड़ करके पूछ लेता है कि करंट में अगर कुछ चल रहा हो तो उसको वो इकोनॉमिक्स में डाल देता है ना। कुछ ही ऐसे लाइक समिति वगैरह ही कुछ ऐसा है जो वो पूछता है कि किस समिति की है। जैसे सीसीआई वाला पूछ सकता है कि सीबीआई वाला पूछ सकता है कि किस समिति ने इसमें यहाँ पे अनुशंसा की थी। सीबीआई का जो अभी आपके सूद जी को बनाया गया, प्रवीण सूद को, है ना, तो उसमें पूछ सकता है। तो सीबीआई का जो गठन किया गया था, कौन सी समिति थी? मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था। फटाफट लिख डालिए, फटाफट लिख डालिए संथानम समिति की सिफारिश पर। मैं मानती हूँ कि आप लोगों ने लिखा होगा, है ना, कॉपी में नोट्स होंगे, स्क्रीनशॉट भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद फटाफट अभी भी लिख डालिए संथानम समिति की सिफारिश पर सीबीआई का गठन किया गया था। ओके,
वर्तमान में कौन एस के दर्शक इनको बनाया गया है, प्रवीण सूद को बनाया गया है, जो कि कर्नाटक के डीजीपी रह चुके हैं। तो इस तरह से जो भी चीज अगर में लगता है तुरंत फटाफट लिखे, आप लोगों ने पहले लिखा है फिर भी लिखिए, 10 बार इसे लिखिए तो याद रह जाएगा ये चीजें आपको, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब हमें देखना है कि बाजरा की जो प्रोडक्शन है तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है, तो सबसे ज्यादा राजस्थान में है बाजरा, सबसे ज्यादा कहाँ है, राजस्थान। करीब वहां पर 28.6% प्रोडक्शन होता है, ठीक है, 28.6%। अगर राजस्थान के साथ अगर जोड़ दिया है तो ऐसे 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ की बाजरा का प्रोडक्शन होता है, तो कुल मिलाकर के भारत में 85% बाजरे का प्रोडक्शन किया जाता है, अगर हम ओवरऑल की बात करें। लेकिन ओवरऑल से ज्यादा मतलब ये तो नहीं पूछेगा किन किन राज्यों में है, ये पूछ सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा बाजरा का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो राजस्थान में है, ठीक है। सेकंड कौन सा है, सेकंड कर्नाटका, कितना है, 13.4%, ओके। एंड थर्ड है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितना है, करीब 20.9%, ओके, 20.9% और 20.6% अराउंड ऐसा कुछ है। तो खैर उसकी कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि राजस्थान, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, बाजरा का प्रोडक्शन इन 3 स्टेट में सबसे अधिक है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इश्यूज हमारे पास देख लेते हैं कौन सा है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। चलिए, तहवूर राणा के भारत प्रत्यर्पण को अमेरिकी अदालत ने मंजूरी दे दी है। तहवूर राणा का मामला जो है आप लोगों ने न्यूज में सुना ही होगा, तहवूर राणा का संबंध किससे है, तहवूर राणा 26/11, 26/11 क्या है ये, मुंबई हमला, 26/11 जो मुंबई आतंकी हमला हुआ था, इससे किसका संबंध है, तहवूर राणा का संबंध है। कब हुआ था ये, 2008 में, तो 2008 में ये हमला किया गया था, है ना, 2008 में हुआ था इसका। तो हमले का आरोपी जो है पाकिस्तानी मूल का एक कनाडाई है, और लश्कर ए तैयबा, आप लोग सभी जानते हैं इसके बारे में, लश्कर ए तैयबा क्या है, पाकिस्तान में स्थित एक आतंकवादी समूह है ना, संगठन है ये, लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन है जिसने मुंबई आतंकवादी हमले की योजना बनाई थी। कुल्लम कुल्ला इसने कहा था कि हाँ हम लोगों ने ऐसा किया है, तो इसी के लिए क्या किया गया है, तबू राणा को भारत प्रत्यर्पण को अमेरिकी अदालत ने क्या किया है, मंजूरी दे दिया है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2023 कब मनाया गया है, 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है, विश्व एड्स दिवस नहीं है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है, ध्यान रखिएगा, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है ये, वैक्सीन को पॉइंट आउट कीजिएगा, 18 मई को मनाया गया है। क्योंकि एक सवाल और है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्या है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, विश्व वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है, वैक्सीन, और ये केवल एड्स डे है जो कि आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर, ओके। चलिए अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं एड्स के बारे में। एड्स क्या है, एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु वायरस से होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा कौन कौन से हैं, डेंगू है, मलेरिया है ना, चिकन पॉक्स, ये सब क्या है, वायरस से होने वाले रोग हैं। रेबीज हो गया, जुकाम खांसी, ये सब वायरस से होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से हैं, डेंगू मलेरिया का नाम जरूर, क्योंकि 18 मई को क्या मनाया गया है, विश्व एड्स वैक्सीन डे मनाया गया है। और 16 मई को क्या मनाया गया था, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है। इसके साथ यहाँ पे ध्यान रखिएगा 16 मई को क्या मनाया गया था, राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया था 16 मई को। ये मैंने आपको परसों की क्लास में मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। चलिए, तो डेंगू भी क्या है, वायरस से होने वाले रोग हैं। ये क्वेश्चन आपके साइंस में कोरिलेट कर सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से वायरस जनित रोग हैं, विषाणु जनित रोग हैं, ओके, ठीक है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है, एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का। नेक्स्ट, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV,
ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV एड्स के कारण होता है। HIV किसके कारण होता है? तो एड्स के कारण होता है। यह शरीर के क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ पे सवाल क्या क्या बन सकते हैं? किनके द्वारा, किस मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन यानी NAM कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है? 4 मंत्री के नाम दे देगा, उसमें से आपको एक चूज करना है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि सर्बानंद सोनोवाल द्वारा निम्नलिखित में से किस का उद्घाटन किया गया है? तो सवाल किस पे बन सकते हैं? सवाल आपके ये दोनों पे बन सकते हैं, सर्बानंद सोनोवाल और राष्ट्रीय आयुष मिशन यानी NAM, इन दोनों पे सवाल बन सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि सर्बानंद सोनोवाल के पास एक तो और है कि मंत्रालय से भी पूछ लेता है क्वेश्चन, है ना। आप लोग देखेंगे PCS के क्वेश्चंस को, तो मंत्रालय से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा है कि क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। बिहार वाले क्वेश्चन को उठा के देखिए तो वहां पे मंत्रालय से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि सर्बानंद सोनोवाल के पास एक तो वो आयुष मंत्री है और दूसरा उनके पास क्या है? पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, वाटरवेज यानी पत्तन, पोत एवं जलमार्ग, जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, ये दो मंत्रालय किनके पास है? सर्बानंद सोनोवाल के पास है। ये आयुष मंत्री भी हैं। ठीक है, आयुष मंत्री, और ये असम के पूर्व में CM भी रह चुके हैं 2016 से 2021 तक, 2016 से 2021 तक के CM थे। ठीक है, तो खैर ये सिर्फ मैंने एक इन्फॉर्मेशन दिया है, नो नीड टू राइट हियर, यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब देख ले, थोड़ा जान जाते हैं कि राष्ट्रीय आयुष मिशन में क्या है। ठीक है, इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन क्यों किया गया है? तो आयुष मंत्रालय ने क्या किया है? राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। इसका आयोजन कौन कर रहा है? आयुष मंत्रालय कर रहा है। कब? राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है यह 2014 में शुरू किया गया था और यह आयुष मंत्रालय का एक प्रमुख घटक है। राष्ट्रीय जो आयुष मिशन है 2014 में स्टार्ट किया गया था और यह आयुष मंत्रालय का एक प्रमुख घटक है। ओके, इस उद्देश्य क्या है इसका? तो आयुष जितने भी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र है के माध्यम से आयुष स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाना है। क्या करना है? उसकी पहुंच, गुणवत्ता, इन सबको बढ़ाना है। मतलब मेनली क्या है? स्वास्थ्य केंद्र तक इसको और बेहतर बनाना है। आयुष स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसको और बेहतर बनाना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आयुष को लेकर के। ओके, आयुष, आयुष, आयुष से A स्टैंड फॉर किसके लिए है? आयुर्वेदा, आयुर्वेदा। योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा। यू, Y स्टैंड फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U स्टैंड फॉर यूनानी, S स्टैंड फॉर सिद्धा एंड H स्टैंड फॉर होम्योपैथी। ओके, आयुर्वेद, योग एंड प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी को हिंदी में रहेगा तो प्राकृतिक चिकित्सा है, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें देख लेते हैं। अब नेक्स्ट इश्यूज कौन सा है देखते हैं। बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया का निधन हो गया। इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। पूछ सकता है कि रतनलाल कटारिया किस से थे, आई मीन कांग्रेस, बीजेपी, कुछ ऐसा दे देगा, या गीतकार संगीतकार नेता, कुछ ऐसा दे सकता है। तो वहां पे एक ध्यान रखिएगा कि क्या होगा,
ये बीजेपी से थे, ठीक है, रतन लाल कटारिया। इनके ऊपर कुछ ऐसा सवाल अगर आएगा तो कुछ ऐसा बन सकता है। चलिए, कुछ खास और नहीं है। उड़ीसा में कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है और इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसे क्या किया गया है? राष्ट्र को, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, राष्ट्र को समर्पित। ओके, राष्ट्र को समर्पित। उड़ीसा में क्या किया गया है? कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। तो उड़ीसा में जो रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है, तो किनके द्वारा रखी गई है? तो रखी गई है मोदी जी के द्वारा। मोदी जी के द्वारा काफी सारी रेल परियोजनाओं की जो आधारशिला रखी गई है, जैसे पुणे, पूरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वहां भी स्टार्ट की गई है, ठीक है। पूरी हावड़ा वंदे भारत, इसके अलावा वहां पर खुद लोकल एरियाज में, क्योंकि उड़ीसा की ही बात है तो लोकल एरियाज में होगा, जैसे झारसुगुड़ा से राउरकेला को कोई 2 लाइन्स, कहीं पे 3 लाइन्स, इस तरह से कुछ वहां पे जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है। अनेक ऐसी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, जो आधारशिला रखी गई है, उद्घाटन किया गया है और राष्ट्र को समर्पित किया गया है। और ये टोटल जो प्रोजेक्ट है, आपसे ये अमाउंट पूछ सकता है कि उड़ीसा में जो प्रोजेक्ट जो किया गया, अनेक रेल प्रोजेक्ट, क्योंकि रेल जो परियोजना होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, है ना। तो क्योंकि रेल क्या है, सबसे एक अहम मंत्रालय भी है। तो इसमें एक ध्यान रखिएगा कि इस योजना में जो रेलवे का प्रोजेक्ट रखा गया है, 2 सवाल बन सकते हैं कि कहाँ रखा गया है। सवाल यहाँ पे ये बन सकता है कि अनेक रेल परियोजनाएं जो रखी गई है, कहाँ रखी गई है? उड़ीसा में रखी गई है, और वो कितने करोड़ रुपए की हैं? तो वह ये सारी प्रोजेक्ट जो है वो 8,000 करोड़ की हैं, ठीक है। 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, केवल इसमें इतना ही रखना है। नेक्स्ट क्या है? सरकार ने सहकारी क्षेत्र में 1100 नए किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ बनाने का फैसला। एफपीओ यहां ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं यहां पे लिख देती हूँ एफपीओ। किस एफपीओ क्या है? ये एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ। तो सरकार ने क्या किया है? किस क्षेत्र में? सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र एक्चुअली होता क्या है कि कुछ मतलब किसानों को लेकर के वो लोग क्या करेंगे, अपने आर्थिक, अगर लगता है कि सबका उद्देश्य, सभी किसानों का उद्देश्य क्या, एक आर्थिक दिशा में होगा कि नहीं नहीं, हमें आर्थिक रूप से इतना, हमें क्या करना है, अर्न करना है, आर्थिक रूप से मजबूत करना है अपने आप को, और सबकी जो सोच होगी वो एक ही दिशा में होगी। तो ये लोग क्या करते हैं, मिल करके एक ग्रुप बना लिए हैं, ठीक है, एक ग्रुप बना हुआ है इनका, और जिसमें सरकार भी सहयोग करती है। सरकार किस रूप में सहयोग करती है, हमें उन सब चीजों को देखना है। सहकारी क्षेत्रों में, अब बेसिकली ये किसानों के लिए ही है। सहकारी क्षेत्र में जो किसान जो जुड़े होते हैं, इसमें ऐसे अगर आप देखेंगे कहीं पे गूगल कहीं कुछ देखेंगे तो लगेगा कि जनता अपने अपने नहीं, इसमें जो थोड़ा सा छोटे किसान हैं, है ना, जो छोटे किसान हैं, वो लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना लिए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आर्थिक समस्या उनके पास आती है। तो सरकार उनको किस रूप से मदद करती है? कुछ उर्वरक दे देती है, कुछ बीज दे देती है, इस प्रकार से मदद करती है। लेकिन अभी क्या किया गया, इसमें थोड़ा सा और सहयोग जो किया जा रहा है, वो कैसे किया जा रहा है कि सहकारी क्षेत्र में सरकार की भी भूमिका है, सरकार उनको मदद करती है, किसानों के लिए है। तो इन्होंने क्या किया है, 1100 नए ऐसे और किसानों को संगठित किया है, ठीक है, क्योंकि आप एफपीओ का मतलब क्या हो गया, शब्द से ही आपको मीनिंग पता चल जाएगा कि किसान उत्पादक संगठन है। सपोज किसान किसी चीज की खेती कर रहे हैं, कोई कुछ उत्पाद कर रहा है, तो ये क्या होता है, जो छोटे किसान होते हैं वो शहरी इलाकों तक उनका पहुंचना मुश्किल हो जाता है कि अपने थोड़े से उत्पाद को लेके तो जाएंगे नहीं, तो ये लोग कुछ छोटे छोटे किसान एक जगह मिल जाते हैं, अपने सभी उत्पाद को एक जगह इकट्ठा करके फिर सरकार क्या करती है, उनकी मदद करती है। सरकार क्या करती है, उनको बीज उपलब्ध करवाती है, उर्वरक देती है। तो ये सब चीज पहले क्या होता था, प्राथमिक कृषि की सहायता से सरकार करती थी। तो अब उसने क्या किया कि नहीं, चलो इसमें क्या करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको चलाना है। तो 1100 नए और किसान का क्या कर रही है, एफपीओ का वो गठन की है, और इसमें क्या कर रही है, तो 1100 एफपीओ को एफपीओ योजना के तहत, ये जो योजना है, जो कार्यक्रम की जो प्लानिंग चल रही है, उस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी, नेशनल, एनसीडीसी क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, मैं यहां लिख दे रही हूं, ठीक है, मैं यहां लिख दे रही हूं क्योंकि यहां थोड़ा सा स्पेस की, एन सी
डीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये है एनसीडीसी, क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसको क्या क्या आवंटित किया है, एफपीओ योजना के तहत प्रत्येक एफपीओ को, जो उनके एक एक जो एफपीओ उनको क्या करती है सरकार की तरफ से, क्या हो रहा है, तो ये 30 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है प्रत्येक एफपीओ को। तो 1100 का किया गया, ऐसा नहीं कि सिंगल एक किसान को दिया जा रहा है, उसमें किसानों का एक ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1100 एफपीओ का गठन किया गया है। अब इसके साथ ध्यान रखिएगा कि जो मैदानी इलाके होते हैं वहां पे कम से कम 300 किसानों का संगठन होता है, और जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया या जो पहाड़ी इलाके हो गए वहां पे 100 किसानों का संगठन, मिनिमम 100 किसान होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके तहत 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। और क्या है इसके अंतर्गत, हम लोग देख लेते हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, मैंने आपको अभी बताया कि पहले क्या होता था कि जो प्राथमिक कृषि ऋण समिति थी मुख्य रूप से कितना समय के लिए, तो शॉर्ट पीरियड के लिए लोन देती थी, है ना, अल्प अवधि देती थी ऋण, बीज और उर्वरक के वितरण में सहायता करती थी प्राथमिक कृषि। अब क्या कर दिया गया कि समितियां, अब यही समितियां अब क्या कर रही हैं, थोड़ा सा इनका लेवल और बढ़ा दिया गया और सहयोग किया जा रहा है। तो मधुमक्खी पालन और मशरूम की खेती जैसी उच्च आय वाली गतिविधियों में भी ये संलग्न हो सकती, हुई नहीं है लेकिन ऐसा सरकार का चल रहा है, जो मतलब सरकार ऐसा कुछ स्कीम कर रही है कि चलो उनकी कुछ और भी सहायता की जाए, इनकी कुछ और भी मदद की जाए। तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी क्या है देख लेते हैं। यह एक सांविधिक निगम है। ठीक है, सांविधिक निगम है एनसीडीसी, और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। वर्तमान में कौन है, पंकज कुमार बंसल इसके कौन है, प्रबंध निदेशक है, यानी एमडी कौन है, पंकज कुमार बंसल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है, 18 मई को। बस केवल इसमें इतना ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है, 18 मई को संग्रहालय दिवस। इसकी थीम क्या है, थीम है इसकी संग्रहालय निरंतरता और कल्याण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को नई, इसके साथ ही संग्रहालय दिवस के साथ ही क्या किया गया है कि नई दिल्ली में मोदी जी क्या किए, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। और अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय परिषद क्या है, एक गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। मुख्यालय क्या है, पेरिस फ्रांस में है। इसे यूनेस्को के साथ एक सलाहकार का दर्जा दिया गया है। क्या किया गया है, इसे यूनेस्को के साथ एक सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, अब हमारे पास क्या हो गया, अब हम लोग आज की क्लास के जितने इश्यूज थे हमने देख लिया है। अब हम लोग एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यूज को भी आप लोग अगर लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। उत्तराखंड श्री अन्न मिलेट्स महोत्सव का समापन समारोह कब किया गया है, समापन समारोह कब था, 16 मई 2023 को। किस स्थान पर आयोजित किया गया था, ठीक है, किस स्थान पर किया गया है, तो ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी देहरादून। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून। ओके, देहरादून। नेक्स्ट देख लेते हैं। सरकार ने सहकारी क्षेत्र में डैश नए किसान उत्पादक संगठन एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मैं बार बार अगर किसी वर्ड को रिपीट कर रही हूं इसका मतलब यह है कि आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दें। ओके, एफपीओ बनाने का फैसला किया है सरकार ने। तो कितने, 1000, ऑप्शन बी 1100, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2100। तो कितना का फैसला लिया गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 की थीम पूछा है क्या है। ऑप्शन ए संग्रहालय निरंतरता और कल्याण, ऑप्शन बी संग्रहालय की शक्ति, ऑप्शन सी संग्रहालयों का भविष्य पुनर्प्राप्त करें और फिर से कल्पना करें, ऑप्शन डी समानता के लिए संग्रहालय विविधता और समावेशन। ओके, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संग्रहालय निरंतरता और कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
पीएम मोदी ने 18 मई 2023 को किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है? किस स्थान पर किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए स्मिता नागराज, ऑप्शन बी मनोज सोनी, ऑप्शन सी गीता राव गुप्ता, ऑप्शन डी प्रवीण सुद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मनोज सोनी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स्मिता नागराज जो कि यूपीएससी की वरिष्ठ सदस्य है, उन्होंने ही मनोज सोनी को क्या किया था? शपथ दिलवाई है। ओके, मनोज सोनी को शपथ किसने दिलाया है? स्मिता नागराज ने, ये सबसे वरिष्ठ सदस्य है। गीता राव गुप्ता महिलाओं के मुद्दे को लेकर के, महिलाओं के मुद्दों से संबंधित है ना, तो इनको क्या किया गया है? अमेरिकी जो है वहां पर दूत नियुक्त किया गया था। गीता राव गुप्ता को अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है। किससे संबंधित है? महिलाओं के मुद्दे से संबंधित है। प्रवीण सुद सीबीआई के कौन बनाया गया है? महानिदेशक कौन है? प्रवीण सुद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1998। तो पहली बार कब मनाया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1998। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरसंचार विभाग द्वारा विश्व दूरसंचार दिवस 2023 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 16 मई, ऑप्शन बी 17 मई, ऑप्शन सी 18 मई, ऑप्शन डी 19 मई। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 17 मई को मनाया गया है दूरसंचार दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजिटल इंडिया के सरकार के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए 16 मई 2023 को किसने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है? किसने संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए राजकुमार सिंह, ऑप्शन बी अश्वनी वैष्णव, ऑप्शन सी अनुराग सिंह ठाकुर, ऑप्शन डी किरण रिजिजू। ओके, क्या है? किरण रिजिजू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड ये लास्ट क्वेश्चन, 18 मई 2023 को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डैश में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उड़ीसा। ओके, चलिए तो ये हमारी आज की क्लास जो है वो यहाँ एमसीक्यूज के साथ फिनिश होती है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार के कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चंस लगे कि बायलिंगुअल होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे कमेंट करें। ये मेरी अपनी चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।